हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड ऋषभ। तो ये हमारा थीम है 21 जनवरी शिफ्ट 1 की कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। इनका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच लॉजिक गेट इज द गिवन इन द फिगर। ठीक है, कौन सा लॉजिक गेट है? तो इसका तो बहुत सिंपल हो जाएगा आंसर। आप लोगों को पता है कि ये नैंड गेट, ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे इसकी बार हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बी की बार। ठीक है, और यहाँ पे क्या नैंड प्लस नॉट गेट है, तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड होने के बाद एक बार लग जाएगी इन पे। ठीक है, और लास्ट में एक को नॉट गेट है, तो इसकी ऊपर एक और बार आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो होगा ए बार प्लस बी बार की दोनों की होल बार। ठीक है, बार से बार कैंसिल, तो ए बार प्लस बी बार, इसको निकाल सकते हैं हम ए प्लस बी की होल बार। ठीक है, तो कौन सा गेट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 नैंड गेट। तो इसका सॉल्यूशन है 3 राइट। ओके ओके बच्चों, चलते हैं अब सेकंड सॉल्यूशन पे। ठीक है, दिस इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इफ पी प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर बी प्लस हाफ रो स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी प्रेशर है, रो डेंसिटी है और वी स्पीड है। चलिए, अब हमें किसके लिए, अब हमें यहाँ पे जो डायमेंशन पूछा है वो पूछा है ए अपॉन बी का। ठीक है, हमें ए अपॉन बी का डायमेंशन पूछा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्वांटिटी इससे प्लस हो रही है। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि अगर दो क्वांटिटी प्लस होती है या दो क्वांटिटी माइनस होती है या दो क्वांटिटी के बीच में इक्वल लगता है या दो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू बी या बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये जब भी ये मार्क्स लगेंगे प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो ए का जो डायमेंशन है ना वो किसके इक्वल होगा? पी के डायमेंशन के। हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन इक्वल हो। ठीक है, अब डायमेंशन होना जरूरी क्यों है? आपको पता है कि आप 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, ठीक है, तभी वो 2 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे 1 सेंटीमीटर प्लस 1 डिग्री सेल्सियस, कभी नहीं देखेंगे आप। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जब भी दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं तब उनका क्या डायमेंशन सेम होता है। तो इस पूरी क्वांटिटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो p का डायमेंशन है वो ए टी स्क्वायर अपॉन बी के इक्वल होगा। क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर ये क्वांटिटी इससे ऐड हो रही है तो ये दोनों क्वांटिटी के जो डायमेंशन होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि जो ए टी स्क्वायर बाई बी, जो ए टी स्क्वायर बाई बी है इसका डायमेंशन किसके इक्वल होगा? पी के। और पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए टी का डायमेंशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन बी। अब प्रेशर का डायमेंशन होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ए अपॉन बी रखा, टी को उधर भेज दिया, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ओके, ये क्या हो गया? टी स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया फिर? एम एल माइनस 1 टी माइनस 4। ये आ गया अपना ए अपॉन बी का डायमेंशन। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस इन द एक्सटर्नल सर्किट ए बी इन 1 मिनट। ठीक है, तो हमें हीट इसमें बतानी है, किसके अक्रॉस हीट डिसिपेट, किसके अक्रॉस होगी? ए और बी के अक्रॉस बतानी है हमें। ए और बी के अक्रॉस क्या बतानी है? हीट डिसिपेट बतानी है। अब देखो बच्चों, अगर मुझे ए और बी के अक्रॉस हीट डिसिपेट बतानी है तो मैं कह सकता हूँ ए और बी के अक्रॉस हीट डिसिपेट, द हीट डिसिपेट बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब जरा ध्यान से देखना, या आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब देखना इसमें टी टाइम है जो कि हमें 1 मिनट दिया है। ठीक है, अब आर है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है? हमें दिया ए और बी के बीच में बतानी है हीट डिसिपेशन, तो ये रेजिस्टेंस होगा बिटवीन ए एंड बी। और फाइनल आई, ये कौन सा आई है? जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, जो पूरे आई जो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किसके बीच में होगा? ए बी के बीच में। और ये आई क्या होगा? पूरे सर्किट, टोटल करंट, पूरे सर्किट का टोटल करंट। ठीक है, अगर मुझे पूरे सर्किट का टोटल करंट चाहिए तो मैं पहले पूरा टोटल करंट निकालता हूँ। उसके लिए मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करता हूँ। उससे पहले आप यही देख लीजिए कि ये जो 1 है यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। कैसे? देखिए ज़रा। ठीक है,
ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनका मल्टीपल 4 किसके इक्वल है, इनके मल्टीपल के हैं 4, इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों मल्टीपल के इक्वल है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो इससे मैं 1 ओम को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, इस 1 ओम को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, और मेरा हटाते ही मेरा जो न्यू सर्किट होगा वो होगा कुछ इस टाइप से। मैंने सर्किट बना लिया मेरा नया और ऑल गुड। 1 ओम है, ये 9 वॉट की बैटरी है, और क्या है मेरे पास, ये 1 ओम है, 2 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले आई टोटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए पूरे सर्किट में करंट। तो मैं लिख सकता हूँ, तो टोटल करंट होगा आई टोटल होगा वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट ऑफ पूरे सर्किट का। ठीक है, अब सबसे पहले वोल्टेज नो है, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैसे होगा देखिए ज़रा। ठीक है, ये जो दोनों है ये सीरीज़ में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में। तो ऊपर से आएगा 3 ओम, नीचे से आएगा 6 ओम। ठीक है, 3 ओम और 6 ओम, तो मैं उसको कर लेता हूँ 3 × 6 अपॉन 3 + 6 प्लस ये वाला 1 ओम। ठीक है, ये मेरा आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 18/9 + 1, तो हो जाएगा 3 ओम। तो 3 ओम पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया। तो मैं करंट लिख सकता हूँ वोल्टेज 9/3, तो 3 एम्पियर पूरे सर्किट में मेरा करंट आ गया। तो सबसे पहले मेरा टोटल करंट आ गया। अब मेरे को हीट डिसिपेशन किसके बीच में पूछा है, मेरे को हीट डिसिपेशन पूछा है बिटवीन ए एंड बी। मेरा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में मेरे को हीट डिसिपेशन पूछा है। ठीक है, तो आर ऑफ ए बी कितना आएगा मेरा, आर ऑफ ए बी आएगा मेरा 2 ओम। ठीक है, आर ए बी 2 ओम आएगा, अब ये पर निकाला था। ठीक है, और मेरा हीट आएगा I² टोटल आर ऑफ ए बी इंटू टाइम टी। टाइम है 1 मिनट, तो उसको 60 सेकेंड्स में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल करंट होगा मेरा 3 का स्क्वायर, आर ए बी इक्वलेंट है 2 और ये है 60। तो इसका एच आएगा 9, 18 × 60। तो ये 18 × 60 अपन कर सकते हैं और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जूल में आंसर आएगा कुछ। ओके, आप इसकी कैलकुलेशन आगे कर लीजिए, बट मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि यहाँ पे जो अपन को करंट लेना है वो आई टोटल लेना है। ठीक है, और जो इक्वल रेजिस्टेंस लेना वो ए और बी के बीच में लेना है। ठीक है, और गुड बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर फिल्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक विथ d/3 where d is separation between the plates, the new capacitance is। ये बहुत सिंपल है। तो पहले का कैपेसिटेंस क्या हो गया हमारा, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, अब एक स्लैब इंटर कर दी। तो मान लीजिए आपका कैपेसिटर था। ठीक है, आपने एक स्लैब इंटर कर दी और उसकी थिकनेस थी d/3। और गुड, तो जब d/3 की इसमें स्लैब इंटर करते हैं तो इसका जो C इक्विवेलेंट बन जाता है वो बनता है ए एप्सिलॉन नॉट d - t 1+1/k। ये k है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो यहाँ पे गिवन है अपन को कितना 3। ऑल गुड है समझ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अब एक इसमें बात और होती है, ये जो स्लैब है बच्चों, ये कन्फ्यूजन होती है, सर ये स्लैब एंटर कहाँ करें, आप यहाँ एंटर करो, आप यहाँ एंटर करो, आप यहाँ करो, आप यहाँ करो, फॉर्मूला यही लगना है ए एप्सिलॉन नॉट डी टी 1/1 - ठीक है, तो आप लगा दीजिए आंसर इसका इजीली। C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी, थिकनेस मेरी कितनी है d/3 -1 - k की जो वैल्यू है वो है 3। और गुड, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट d - d/3, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नॉट d 2d/9, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 9 एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 7d। ऐसे हम आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन डी को क्या लिख सकता हूँ मैं c, यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट था इसको ये था c, तो मेरा आएगा 9c/7। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। और गुड बच्चों, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी। ठीक है, इसमें दो अपने पास, इसके अंदर दो अपने पास रोड दी है। ठीक है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ 2। तो 1 का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो आपको पता है
वो हो जाएगा ml²/3। अपने किसके अबाउट, जब रोड वन एंड से रोटेट करती है तो उसका मोमेंटम होता है ml²/3, ठीक है। और इस रोड 2 का हो जाएगा मोमेंटेशन इनर्शिया ऑफ 2, ठीक है। इसमें मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई l, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, और ये डिस्टेंस l है तो ml², ठीक है। ये मेरा आ जाएगा 13/12 ml²। तो मेरा आई टोटल हो जाएगा I1 + I2, इन दोनों को सिंपलीफाइड कर देंगे तो मेरा आएगा 7/12 ml²। ये सिंपल आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि जैसे मान लीजिए इसका तो सीधा ही लिख दिया, फर्स्ट रोड का ml²/3, सेकंड रोड में अपन ने क्या किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी। ये l डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि जो आई सेंटर ऑफ मास होता है किसी पॉइंट के अबाउट, वो होता है आई ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस md²। तो ये आई सेंटर ऑफ मास तो ml²/12 हो गया, और md² ये ml², क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस थी l। ऑल गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ द field of EM wave is given by 60 sin 3 × 10⁻14t plus sin, okay, at x = 0 falls on a photon sensitive material having work function 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तो इजी है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा h न्यू, वैसे ही लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ उसको 4.9, ठीक है 4.9। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4.9, ठीक है। और तुम्हारा 4.9 - 2.8, ठीक है। और आंसर आ जाएगा इसका 2.163 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एकदम मॉडर्न ऑप्टिक्स का एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एन आइडियल सोलेनोइड इज केप्ट विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, करंट I नॉट इज फॉलोइंग इन द सोलेनोइड, ए चार्ज Q इज थ्रोन डाउनवर्ड inside the solenoid, its acceleration of the charge particle is taken। देखिए बड़ा ही अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि एक सोलेनोइड है वर्टिकल, चलिए बना दिया आपने। यहाँ से क्या क्या किया, एक आइडियल सोलेनोइड है, उसकी एक्सेस वर्टिकल है, ठीक है। I नॉट उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक आपने Q नॉट चार्ज यहाँ पे फेंक के मारा, ध्यान से देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। आपने यहाँ से Q नॉट चार्ज फेंक के मारा। अब वो कह रहा है जब Q नॉट को फेंक के मारा नीचे, ठीक है, तो भैया उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी, ए ग्रेटर देन होगी, कम होगी, इक्वल होगी, 0 होगी। देखिए पहली बात, इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो पहले से है g, क्योंकि जब भी ये मोशन अंडर ग्रेविटी करता है तो पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होती है वो है g। अब जब इसको इस फील्ड में फेंक के मारा चार्ज Q को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सोलेनोइड में अगर करंट I फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, वो ऐसे वर्टिकल होती है इनसाइड, ठीक है, ऐसे ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब जैसे इस Q को फेंक के मारा तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड होता है Q B×B, ये होता है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जब भी चेंज होती है तो फोर्स का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फोर्स नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन मेरी चेंज होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन g है, और जो दूसरी एक्सेलरेशन है वो किसके थ्रू आ सकती है, मैग्नेटिक फोर्स की तरह वजह से, क्योंकि सोलेनोइड है तो मैग्नेटिक फोर्स की चर्चा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो b होगा Q V×B। अब यही चार्ज यही फोर्स इस पर लग सकता है, तो Q नॉट VB sin थीटा। ये साइन थीटा, थीटा किसके बीच में है, B और B के बीच में, तो इसकी वेलोसिटी है डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है डाउनवर्ड, ठीक है। अगर दोनों डाउनवर्ड है तो थीटा कितना हो गया, 0। अगर थीटा 0 है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। थीटा मेरा 0 है, तो फोर्स कितना लगा यहाँ पे, 0। तो इसको जो एडिशन एक्सेलरेशन मिली की थी या इसी एक्सेलरेशन चेंज होनी थी वो होगी नहीं, क्योंकि जो फोर्स लग रहा था वो मैग्नेटिक लग रहा था, वो हो गया 0। तो बचा कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये बराबर बस मेरी जी ही लगेगी यहाँ पे। ऑल गुड बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। द वेव प्रोपगेट्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाई, ठीक है, इतना इतना, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए आप बोलेंगे सर वो होगी जे कैप में गिवन है, ठीक है। और मेरी जो वेव की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर
आई कैप में, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है बीच में माइनस है और की एक्स है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ माइनस आई। यहाँ पे अगर दोनों साइन अपोजिट होते हैं तब तो होता है, तब मेरा वेव पॉजिटिव एक्स में प्रोपेगेट करता है। अगर दोनों साइड पॉजिटिव या दोनों साइड नेगेटिव होते हैं तब मेरा वेव माइनस एक्स में प्रोपेगेट करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली मैं लगा सकता हूँ ई क्रॉस पी इक्वल टू सी, तो मेरा पी यहाँ से क्या आ जाएगा, के कैप, क्योंकि मेरा ई क्या है यहाँ से जे कैप क्रॉस बी इक्वल टू सी मेरा आई कैप है, तो यहाँ बी क्या हो जाएगा मेरा के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप मेरा आई कैप हो जाएगा, तो बी हो जाएगा के कैप, तो आंसर फर्स्ट, ठीक है। ऑल गुड बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू rods of equal length of 60 centimeter each joined together end to end. Coefficient of linear expansion of rod are 24 and 24 into 10 to the power minus 6 and 1.2 into 10 to the power minus 5. Their temperature are same and equal to 30 degree, which is increased to 100 degree. Final length of the combination. अच्छा जी, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कौन सा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है कि जब भी कोई रोड होती है उसका अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी लेंथ उनकी पहले की लेंथ से बढ़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या कहता है, जैसे मान लीजिए ये मेरी रोड है कोई एल नोट, अगर ये टेम्परेचर इसका मैंने टी नोट चेंज किया, ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर इसका बढ़ाया तो इसकी लेंथ बन जाएगी एल। इस एल को मैं लिख सकता हूँ एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे मेरी टू रोड्स ऑफ इक्वल लेंथ 60 सेंटीमीटर इच जॉइंट एंड टू एंड, कोफिशिएंट ऑफ, तो दोनों की जो इनिशियल लेंथ है एल नॉट 1 और एल नॉट 2 कितनी है 60 सेंटीमीटर, कितनी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ऑल गुड, ठीक है। एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रोड आर, तो इसका अल्फा 1 मान लेता हूँ, कितना है 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री, और अल्फा 2 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। देयर टेम्परेचर आर सेम एज इक्वल टू 30 डिग्री, और दोनों का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ इंक्रीज टू 100 डिग्री, और उसको कहाँ तक बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, कहाँ तक बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द फाइनल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो मेरा डेल्टा टी कितना आ गया, मेरा डेल्टा टी आ गया 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सबसे पहले मैं एल फाइंड, पहली लेंथ का एल ओ वन फाइंड करता हूँ, तो एल 1 प्लस एल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, और एल ओ टू फाइंड करता हूँ, वो होगा एल ओ 1 प्लस एल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60, 1 प्लस एल्फा 1 की वैल्यू है 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और टेम्परेचर डिफरेंस है 70, और एल ओ 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60, 1 प्लस 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 70 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास दो लेंथ आ गई, जब मैं ऐड करूँगा तो मेरी एल फाइनल क्या आएगी L01 प्लस L02, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे तो अप्रोक्स आपका आंसर आएगा 1.01512 सेंटीमीटर अप्रोक्स, ठीक है। बाकी बच्चों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट मेन यही रहेगा, और ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 केल्विन, तो डेल्टा टी मेरा है ये 10 केल्विन, ऑल गुड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज सी की वैल्यू है 10, ठीक है, और जो सी पी की वैल्यू है वो है 7 कैलोरी किलो पर मोल, ठीक है, और जो आर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 कैलोरी अपॉन केल्विन, ठीक है। अब मेरे को ये मेरे पास क्वांटिटी दे रखी है, मेरा डेल्टा टी दे रखा है, ठीक है, और मुझे क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, सॉरी गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स एन दे रखे हैं, सी पी दे रखा है स्मॉलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, और मेरा आर दे रखा है 2, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लगा इंटरनल एनर्जी होती है एफ आर बाई 2 इंटू एन इंटू एफ बाई 2 इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा एन
सी वी डेल्टा टी। मेरे को सबसे पहले सी वी निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ओके, सी पी की वैल्यू है 7 माइनस सी वी की मुझे फाइंड करनी है, आर की वैल्यू है 2, तो सी वी की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एन की वैल्यू है 10, सी वी की वैल्यू 9 और डेल्टा टी की वैल्यू 10। 900 केल्विन आंसर, 900 आंसर हो जाएगा। गुड, कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें? ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो सी वी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पे एन की वैल्यू है 10, सी वी की वैल्यू है 5 और डेल्टा टी है मेरा 10, तो मेरी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 500 कैलोरी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, टू मैकेनिकल्स वेव ऑन स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ एल एंड टेंशन टी हैविंग देयर मास डेंसिटी का रेशियो उनका कितना दे रखा है, μ1 बाई μ2, जो वैल्यू है वो है 1/2। ऑल गुड। अगर उनकी मास डेंसिटी वैल्यू 1/2 है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेव पल्स ट्रेवल फ्रॉम द एंड टू एंड। तो हमें टाइम का रेशियो देना है। ठीक है, तो आपको पता है जो स्पीड होती है वो होती है रूट टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, और मेरा जो टाइम होता है वो होता है एल बाई पी। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वो होती है टी बाई म्यू, और टाइम होता है मेरा लेंथ अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो मेरा यहाँ से टाइम किसके प्रोपोर्शनल हो, यहाँ से मेरा जो टाइम है टाइम वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रूट यू के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं यूज़ करूँ तो, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का यूज़ करूँ तो मेरा टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/√2 में हो गया। ठीक है, तो मेरा T1/T2 किसके इक्वल हो गया, √1/2 की। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, ए कर्व इज गिवन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एंड इज पोजिशन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ये ग्राफ गिवन है इसके बी यू और एक्स के बीच में। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात जानते हैं कि भैया मेरा जो एफ होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हायर द स्लोप एंड द ग्रेटर द फोर्स। ठीक है, हायर द स्लोप ग्रेटर द फोर्स, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर फोर्स। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्लोप है वो इसका है बी सी का। आप देख के बता सकते हैं सबसे ज़्यादा स्लोप है बी सी का, तो बी सी आएगा फर्स्ट पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ मेरा फोर्स ऑफ बी सी ग्रेटर देन। ठीक है, उसके बाद जो स्लोप सबसे ज़्यादा है वो है ई बी का, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑफ ए बी। इसके बाद जो डी ई का स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है, फोर्स ऑफ डी ई, और जो स्लोप ऑफ डी सी है वो तो ज़ीरो ही है। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया इजी एकदम। और गुड बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट इन ऑर्बिट ऑफ 1.5 आर, द एडिशनल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द सैटेलाइट टू द न्यू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 3 आर। अब आप जानते हैं कि जब भी एक सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में फ्लो करती है तो उसकी एनर्जी होती है, तो उसकी आप एनर्जी टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, ई टोटल इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2 आर। ठीक है, तो मेरी जो इनिशियल एनर्जी है कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इनिशियली वो किस में जा रहा है, 1.5 आर में, लिख सकता हूँ 1.5 आर। ठीक है, बाहर मेरा क्या है 2। ठीक है, जो एनर्जी फाइनल होगी वो होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू 2 इंटू 3 आर, क्योंकि मेरा वो किस में जा रहा है उसके बाद रेडियस 3 आर में जा रहा है। ठीक है, अब मुझे एनर्जी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, कितनी एनर्जी मुझे चाहिए टोटल, तो एनर्जी डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूँगा। क्या करूँगा मैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूँगा, तो मैं लिखूँगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6 आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3 आर। ठीक है, तो यहाँ से ई फाइनल माइनस ई इनिशियल की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 6 आर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू लेमडा आर, कुछ ऐसा ही वैल्यू है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ऑल गुड, ठीक है। चलिए नंबर वाइज, देयर आर 2 स्ट्रिंग्स ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 if they combine in parallel
देन परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए सबसे पहले आपका जो डेल्टा के हो क्या क्या आ गया, डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2, ठीक है। तो आएगा 0.5। अगर उन दोनों को अगर आपने सीरीज में जोड़ा स्प्रिंग को, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में जब भी आप सीरीज में जोड़ते हैं तो वो सिंपली ऐड हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ 30 + 20 = 50 न्यूटन पर मीटर। गुड। तो परसेंटेज एरर अगर मेरे को निकालना है तो लिख सकता हूँ 0.5/50 × 100 = 1। ऑल गुड। तो ये मेरा आ गया परसेंटेज एरर, ठीक है। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है YDAC का। इन द YDAC सेटअप, a slab of width T thickness is inserted in front of one of the slit. The interference pattern shift by 0.2 cm on the screen. If refracting index of the slab is 1.5, then T and N, the screen distance कितनी है 50 सेंटीमीटर और सेपरेशन कितना 1.5 है। तो मैं लगा सकता हूँ dy/d = μ-1t। जब भी तुम्हारा इंटरफेरेंस का पैटर्न होता है उसमें अगर टी थिकनेस की स्लेब है तो तुम्हारा ये फॉर्मूला यूज में आता है। इसमें एक एक करके वैल्यूज पुट कर सकते हो। सबसे पहले डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल डी की 10⁻³ 0.5 × 0.2 × 10⁻²। थिक स्लेब है 1.5 - 1 20। ऐसे जब आप सोल्व करोगे तो थिकनेस की वैल्यू अप्रोक्स आ जाएगी तुम्हारी 8 μm। ऑल गुड। ये क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास मास कैसे इनिशियली रेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारा फोर्स की जो तुम्हें सबसे पहले इस क्वेश्चन में फोर्स दिया है और तुम्हें फोर्स दे के वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। तो तुम इसको लिख सकते हो F = ma लिख सकते हो। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 4t³ I³ - t² J³, ठीक है। मास इसका 1 kg है तो ए को लिख सकता हूँ dv/dt, मास 1 kg है, ठीक है। और t² I³ - 3t² J³, ठीक है। तो dv किसके इक्वल हो गया 4t³ I³ dt - 3t² J³ dt। मैं इनका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी t⁴ I³ - t⁴ J³। तो t 1 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी I³ - J³। और t का मोड कितना हो जाएगा, मेरा v का मोड कितना हो जाएगा √2, ठीक है। अगर √2 हो गया तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इम्पेलेंस आर 1.25 and 5 cm ट्यूब एंड द लेंथ इज 26 cm। फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन एडजस्टमेंट, ठीक है। तो क्या क्या दिखा था फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है। तो सिंपल इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा m = क्या होता है L/f0 - t/fe। ऑल गुड। L की वैल्यू कितनी है 26 ट्यूब की लेंथ, ठीक है। और जो f0 है वो है 1.25, ठीक है, लेंस पीस, ओके। और जो कैपिटल D है वो कितना है 25। ऑल गुड। और f ये 5। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 104 के अप्रोक्स। ओके गाइस, थैंक यू।